वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक सीरीज़ चलाए हुए हैं और इसमें आपको एलटी टेट और पीजीटी हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते रहते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वे यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को देखिएगा। जो आपको आता है उसको तो आप इग्नोर करिएगा, जो नहीं आता है तो उसको आपने नोट करना है, ताकि भविष्य में अगर वहाँ से प्रश्न बने तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर दें। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग जो हमारा पीजीटी हिंदी के लिए न्यू कोर्स चला हुआ है उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 8193121229 पर। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने का कोशिश की जाएगी। ठीक है, साथ में देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। पहले के जितने भी वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चक्र पाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। तो बताना है जो प्रस्तुत पद यहाँ पर दिया गया है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त है। तो चार विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास यहाँ पर प्रयुक्त हो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो बताना है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। विकल्प भी सही हो जाएगा कि जो भ्रमर गीत प्रसंग है इसका जो मूल स्रोत है तो ये था श्रीमद् भागवत। ठीक है, श्रीमद् भागवत का भी कौन सा 10वां स्कंद इसका मूल स्रोत या आधार रहा है। भविष्य में आपसे यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भ्रमर गीत प्रसंग है ये कहाँ से लिया गया है। तो वैसे मूलतः तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है, परंतु ये एक जो सूरदास है इनकी सूर सागर नामक जो रचना है इससे इसे लिया गया है। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न आपको बन सकता है। पूछा जाएगा कि जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो जो सूरदास है इन्हें ही इसका प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो जो सूरदास है इन्हें ही वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। पूछा जाएगा सूर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो यह भी सूरदास की ही रचनाएं हो जाएंगी, इनका भी ध्यान रखना है। और जो सूरदास है इनका संबंध था अष्टछाप कवियों के अंतर्गत। ठीक है, तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है। तो देखिए, जो रामचरितमानस है इसमें है ज्ञान दीपक प्रसंग। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये काफ़ी डीपली पूछा गया है। जो ज्ञान दीपक प्रसंग है ये लिया गया है उत्तरकांड से। जो देखिए आपको पता ही होगा जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं, 7 कांड। इसी के अंतर्गत जो उत्तरकांड है इसके अंतर्गत बतलाया गया है कि जो ज्ञान दीपक है ये इसी से संबंधित होगा। बाकी यहाँ से ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना है। तो जो रामचरितमानस है ये आपकी तुलसीदास जी की रचना होगी। किसकी? तुलसीदास की रचना। फिर यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न सीधे सीधे बनेगा कि जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपके अवधी भाषा में। इसके पश्चात आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो तुलसीदास हैं ये किस शाखा या फिर किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो जो तुलसीदास थे ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत या फिर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसा कि आप लोग इससे ध्यान रखते ही होंगे कि जो भक्ति काल है ये 4 भागों में वर्णित था या फिर 4 संप्रदाय में वर्णित था। एक तो आपका हो गया निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पहला जो आता है संत काव्य धारा, दूसरा आएगा सूफी काव्य धारा। इसी तरह से जो सगुण काव्य धारा है ये भी 2 भागों में वर्णित था। एक तो राम काव्य धारा और दूसरा था कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि जो तुलसीदास है इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा तो ये नरहरियानंद था। क्या था? नरहरियानंद। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने।
तो प्रश्न संख्या 4 इसमें यहाँ पर पूछा गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो जो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा गया था तो ये लिखा गया था जोशुआ केटलर के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तो जो जोशुआ केटलर थे ये अंग्रेजी विद्वान के तौर पर माने जाते थे, भाषाविद के तौर पर काफ़ी प्रचलित थे ये। जैसे जैसे जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उसी तरह से ये भी व्याकरण पे काफ़ी ध्यान देते थे और जो भारत की भाषाओं के बारे में काफ़ी काम इन्होंने भी किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर वर्णित है 5। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो 5वें का जो सही विकल्प हो जाएगा जो सुनीति कुमार चटर्जी थे, इन्होंने ये सुझाव दिया था कि हमें देवनागरी लिपि के स्थान पर और रोमन लिपि को स्वीकार करना है। रोमन लिपि से काफ़ी सारे तो परिचित होंगे, काफ़ी सारे नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ये प्रश्न लिखा गया है किस विद्वान ने, जो यहाँ पर जो किस विद्वान ने, ये सारा तो भाई यह है देवनागरी लिपि। अगर ये रोमन लिपि में लिखते किस विद्वान ने तो इस तरह से लिखना था हमने, किस विद्वान ने, ये रोमन लिपि थी। ठीक है, इस तरह का ये सुझाव दे रहे थे कि भाषा चाहे हम हिंदी ही रखें परंतु लिपि हमें रोमन रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जो बागर्थ है, बागर्थ। ये भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 7। इसमें क्या पूछा गया है, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें जो सही हो जाएगा 7वें का 1 इंच मुस्कान। जो 1 इंच मुस्कान है ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। इसे राजेंद्र यादव और मनु भंडारी इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था, ध्यान रखना है। बाकी जो आपका बंटी है ये सिर्फ मनु भंडारी का ही उपन्यास हो जाएगा। जो राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ये आपस में पति पत्नी का संबंध रखते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 8। यहाँ पर हमने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8वां, इसमें जो एक तरफ रचनाकार दिया गया है और दूसरी तरफ इसकी रचना दी गई है, इसका मिलान करते हैं। जैसे कि जो कालिदास हैं इनकी रचना कौन सी होगी, तो कालिदास की रचना हो जाएगी ऋतु संहारम, बिल्कुल सही है। फिर जो भवभूति है इनकी रचना कौन सी होगी, तो भवभूति की रचना हो जाएगी उत्तर रामचरितम, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है दंडी। दंडी की रचना कौन सी है, तो दंडी की रचना हो जाएगी दश कुमार चरितम, ये सही हो जाएगा। अगला है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचना का नाम बताइए, कादम्बरी। बाणभट्ट ने रचना की थी कादम्बरी नामक। फिर है श्रीहर्ष, इनकी रचना कौन सी होगी, नैषधीय चरितम, विकल्प 3। ये इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न निकलते हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये जो वीडियो। कहने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ लगभग 30 के आसपास प्रश्नों को करेंगे। अगर इनके सारे तथ्यों को जुटाकर देखेंगे तो लगभग 70-80 प्रश्न यहाँ से आपके निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए 9, इसमें क्या पूछा गया है, बामः कुलस्याधेय में बामः शब्द का अभिप्राय है। तो इसमें बताना है कि जो बामः इसका क्या अभिप्राय निकलता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, यहाँ पर ये वर्णित है। अगला प्रश्न देखिएगा 10, उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किस से है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका पंचवटी से। किससे, पंचवटी से। तो डी यहाँ से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11, बृहस्पति का संधि विच्छेद है। तो बतलाइएगा जो बृहस्पति है इसका संधि विच्छेद कौन सा हो।
तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, बृहधनपति। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 12, स्था धातु का लन अलंकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो 12 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। को देखिएगा 13, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा डैश के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो जो 13 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये होगा आपका विकल्प डी, चतुर्थी विभक्ति। फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न को 14, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, तो जो 14 का सही विकल्प हो जाएगा मुने। तो देखिएगा जो प्रश्न पत्र का स्तर है ये भी आप बताइएगा कि प्रश्न पत्र का स्तर आपको कैसा लगा, ठीक है? तो कोई डाउट रहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15, सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? जो सम उपसर्ग है इससे निष्पन्न शब्द बतलाना है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, संस्कार, इसमें होगा सम उपसर्ग। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जो जयचंद्र प्रकाश रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे भट्ट केदार, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की है? तो जो मिश्र बंधु थे इनके द्वारा परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी तो ये की गई थी इनके द्वारा संवत 1890 विक्रमी से लेकर संवत 1925 विक्रमी तक, ठीक है, ध्यान रखना है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न 18, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, तो बतलाइएगा ये पंक्ति किसकी होगी? तो प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी यहाँ पर विद्यापति की। विद्यापति ने कहा था कि माधव हम परिणाम निराशा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 19, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 19 का जो सही विकल्प हो जाएगा कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का, उसकी ये विषय वस्तु या कथा वस्तु होगी। अगला प्रश्न है 20, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 20वें का, तो जो रामकुमार वर्मा है इनके द्वारा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न 21, मरम वचन जब सीता बोला, क्या है? मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बतलाना है कौन सा वाच्य प्रयुक्त है यहाँ पर? तो सही विकल्प हो जाएगा कर्म वाच्य यहाँ पर प्रयुक्त है। अगला प्रश्न देखिएगा 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा जो सेना है ये राजा का विलोम नहीं होगी। बाकी देखिए राजा रानी होता है, राजा प्रजा होता है, राजा रंक होता है, ये सारे के सारे एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु सेना इसका विलोम नहीं होता है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर पलवग का अर्थ है, जो पलवग शब्द है इसका अर्थ बतलाना है, तो जो सही यहाँ पर निकलेगा प्रश्न का उत्तर तो ये होगा विकल्प ए, बंदर। पलवग का अर्थ होता है बंदर। कई बार पलवग हनुमान जी को भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? यहाँ पर देखिए एक तरफ शब्द दी गया है, दूसरी तरफ इसकी भाषा दी गई है, ये बतलाना है। जैसे अफसोस फारसी से है, गमला पुर्तगाली से, कैंची तुर्की से, कारतूस अंग्रेजी से, कौन सा यहाँ पर असंगत होगा ये बताना है। तो देखिए जो कारतूस है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं होगा, ठीक है। बाकी अफसोस फारसी का है, सही हो जाएगा। गमला
पुर्तगाली का है, सही हो जाएगा। कैंची तुर्की की होगी, सही होगा ये। अगला प्रश्न 25, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो जो 25 में सही विकल्प हो जाएगा, जो दशानन है ये होगा आपका योगरूढ़ शब्द। अगला प्रश्न देखिए 26, सम सुबरन सुख माकर सुखद नाथोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो माता सीता के अंगों को स्वर्ण से बेहतर बतलाया गया है, तो यहाँ पर कौन सा फिर अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार। 26 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है 27, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, जो ये रचना है इसके रचनाकार कौन होंगे? तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे धर्मवीर, डॉक्टर जो धर्मवीर है ये इसके रचनाकार होंगे। 27 का सही विकल्प ए हो जाएगा। जो डॉक्टर धर्मवीर है ये दलित रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न 28, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप व्यक्त किया गया था। तो कौन सा रूप इन्होंने व्यक्त किया था? तो जो 28 का सही विकल्प हो जाएगा, तो अनुमितिवाद इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आचार्य शंकुक के द्वारा। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। फिर से जाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी पीजीटी हिंदी, जल्दी आपके समक्ष ये एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही फॉर्म भरे जाते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है, उससे पहले आपको अपनी तैयारी सुदृढ़ करनी है। हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए अच्छे अच्छे बैच बिठाए गए हैं पहले भी, और अब आगे भी बिठाए जाएंगे। जो इंटरेस्टेड है तो वो उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़े से आपको एचबीजीके के प्रश्न बतला देता हूँ, ताकि भविष्य में आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर दें। तो देखिएगा, वैसे तो काफ़ी सिंपल से प्रश्न है, परंतु आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप एचपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न आने ही चाहिए। जैसे कि प्रश्न पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु आपसे पूछा जाएगा तो ये होगा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये होगा जाजू राना या फिर जुजू राना भी इसे कहा जाता है। अगर राजकीय पुष्प पूछा जाता है तो ये कौन सा होगा? गुलाबी बुरांश। तीसरा प्रश्न ये हो गया। अगर चौथा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा 55,673 वर्ग किलोमीटर। पांचवा प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या होगी 68,64,602। छठा प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये होगा 123 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 1, 2, 3 सिंपल आप याद रख सकते हैं। सातवां प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाएगी कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा देवदार। आठवां प्रश्न आपसे अगर ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 25 जनवरी को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नौवां प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को माना जाता है, परंतु कुछ समय पहले की बात है, उस समय धर्मशाला को भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 मानी जाती है। मुख्य तो शिमला ही होगी। 10वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर क्या है, तो ये होगा 82.80%। ठीक है। 11वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, तो ये हो जाएगा 972, 972। 12वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल हो जाएगा वॉलीबॉल।
अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है आज की वीडियो का कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। लगभग आपसे 14 से 15 प्रश्न मैंने हिमाचल से भी पूछे हैं, ताकि आप लोगों को हिमाचल का भी थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे। बाकी मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग अच्छे से हिमाचल जीके भी पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ते रहेंगे। बाकी हिंदी साहित्य तो हम यहाँ से आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी आशा के साथ वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।